हाय आर्मी फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक न्यू एफएफ लेके आई हूँ। आपको तो पता ही है कि आज त्योंग ओप्पा का बर्थडे है, तो चलिए हम उनको पहले बर्थडे विश कर देते हैं। तो हैप्पी बर्थडे त्योंग ओप्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और आप हमेशा हैप्पी रहो और जल्द से जल्द आर्मी से वापस आ जाओ। तो आई होप कि ये एफएफ आपको पसंद आए। इसमें मैंने यूटर्न का भी पार्ट रखा है। आपको पता ही होगा कि यूटर्न त्योंग ओप्पा से कितनी दूर जा चुका है। उसकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, पर हमारी यही दुआ है कि यूटर्न जैसा कोई नन्हा सा फ्रेंड आपकी लाइफ में फिर से वापस आए, जो आपके होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान लाए। तो चलिए अब हम अपने एफएफ स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एक बॉय रात के समय अपने घर वापस लौट रहा था और उसके मन में बस यही चल रहा था, आज मुझे फिर से डांट खाने को मिलेगी, आज मैं फिर से लेट हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूंगा। बस वो यही सोचते हुए अपने घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक छोटा सा पप्पी सर्दी में ठिठुरता हुआ एक बिजली के खंभे के पास बैठा मिलता है। वो बॉय उस पपी के पास जाके अपनी जैकेट उतार के उसे ढक देता है। वो पपी ठंड से कांप रहा था। वो जैकेट से कवर होते ही उसे आराम मिल जाता है। फिर वो बॉय उसके सिर पे हाथ फेरते हुए वहाँ फिर उठता है और वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुँचता है। वो अपने घर की डोरबेल नॉक करता है। डोरबेल की नॉक सुन के एक वुमेन डोर को खोलती है और तुरंत उस बॉय पे भड़कने लगती है। इतनी देर हो गई तुम्हें, कहाँ थे तुम, इतनी देर से कहाँ थे तुम? त्योंग, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मुझ टाइम से घर नहीं आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। हाँ, आपको समझ आ ही गया होगा कि ये और कोई नहीं त्योंग है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उस वुमेन के पीछे से एक मैन की आवाज़ आती है, तुम हमेशा क्यों डांटती रहती हो उसे, क्या हुआ अगर थोड़ी सी देर हो गई तो? इतनी भी क्या चिल्ला रही हो उस पे, बच्चा ही तो है। तभी वो वुमेन पीछे मुड़ के देखती है और कहती है, बस नामजून, बस मुझे ही कहते रहना और इसे मत कुछ कह देना, तुमने इसे सिर पे चढ़ा के रखा है। नामजून कहता है, जिन रहने भी दो, एक तो वो इतना लेट घर आया है और तुम उसे सुनाई जा रही हो। हाँ हाँ, बस यही करते रहना, जिन कहती है और वहाँ से पैर पटक के अपने कमरे की तरफ चली जाती है। नामजून त्योंग के पास आते हैं और त्योंग से कहते हैं, बेटा बुरा मत मानना, तुम तो जानते ही हो तुम्हारी मामी कैसी है। मामा जी, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, मुझे पता है मामी तो मेरी चिंता करती हैं, इसलिए मुझे ऐसे कहती है ना। और ये कह के त्योंग अपने रूम की तरफ जाने लगता है। नामजून उसे रोकते हुए कहता है, तुम खाना तो खा लो। त्योंग कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे सोना है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कह के त्योंग अपने कमरे में चला जाता है। त्योंग अपने कमरे में पहुँचता है, बालकनी में जाके बैठ के रोने लगता है और कहता है, मॉम डैड, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए, आपकी मुझे बहुत याद आती है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ पर मामी हमेशा मुझे गलत समझती हैं, वो कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझती, कभी मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों, आखिर ऐसा क्यों करती हैं वो? प्लीज़ मॉम डैड, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आप मुझे अपने साथ ही ले जाते। यही कहते कहते त्योंग सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह जब त्योंग की आंखें खुलती हैं तो उसे हॉल की तरफ से शोर आ रहा होता है, जैसे कोई चिल्ला रहा है। वो उठता है और नीचे जाता है तो वो देखता है जिन और नामजून की लड़ाई हो रही होती है। जिन नामजून से कह रही होती है, बस बहुत हो चुका, अगर आखिर कब तक, मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, मुझे उसकी चिंता है, मैं कह रही हूँ ना, आप क्यों नहीं मेरी बात मान रहे? नामजून कहता है, बस जिन, बस बहुत हो चुका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है,
कि हम पहले तयांग की शादी करेंगे। तयांग जिमिन से बड़ा है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे नामजून और जिन का एक बेटा है जिसका नाम जिमिन है, वो तयांग से छोटा है। चलो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जिन कहती है, क्या तयांग के पीछे अब हमारे जिमिन का भी लाइफ खराब करूँ मैं? नामजून कहता है, अच्छा तुम्हें अपनी जिमिन की लाइफ की पड़ी है, क्या तयांग को अपना बेटा नहीं समझती? जिन कहती है, अच्छा ये तो तुम भी जानते हो कि कौन हमारा बेटा है और कौन नहीं। नामजून चिल्लाते हुए कहता है, बस जिन बस, बहुत हो चुका। तुम उस बच्चे को क्यों अपना नहीं समझती? तुम जानती हो ना उसके मॉम डैड ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, फिर भी तुम ऐसे कह रही हो। जिन कहती है, बहुत हो चुका नामजून, उससे ज़्यादा हम सेक्रीफाइस कर चुके हैं, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? और जब मैं अपने जिमिन के बारे में बात करती हूँ तो तुम कह देते हो कि पहले तयांग की शादी होगी। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? नामजून कहता है, ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि अगर तयांग के माँ बाप ने वो सेक्रीफाइस ना किया होता तो आज तुम्हारा बेटा जिमिन भी ना होता। जिन कहती है, बस यही कह के तुम मुझे आज तक सुनाते आए हो, बहुत हो चुका, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये कह के जिन वहाँ से चली जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके पास्ट लाइफ में आखिर ऐसा हुआ क्या था। एक्चुअली नामजून की बहन का बेटा है तयांग। नामजून की बहन और उसके पति जब नामजून के घर आए थे, वो लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। जिमिन घर के अंदर था और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में आग लग गई, जिसके कारण जिमिन घर के अंदर ही फंस गया। जिन ये देख के बेहोश हो गई और नामजून अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में लगा रहा। नामजून के हाथ पे घर का एक पिलर गिर गया, जिसके कारण नामजून आगे नहीं जा पाया। तयांग के मॉम डैड जिमिन को बचाने के लिए वो उस आग में कूद गए। उन्होंने तुरंत जिमिन को खिड़की से बाहर फेंकते हुए नामजून को कैच करा दिया। नामजून जिमिन को अपने एक हाथ से अपनी आर्म्स में ले लिया, बट तयांग के मॉम डैड वो जब तक बाहर निकलते तब तक घर पूरी तरह जलने लगा और वो वहीं फंस गए और उनकी मौत हो गई। तभी से नामजून ने तयांग को अपने साथ रख लिया और जिन को बस ये लगता था तयांग के माँ बाप ने ये जानबूझ के किया। नामजून की बहन जिस लड़के से मैरिड हुई थी वो बहुत गरीब था, तो जिन ये समझती थी कि ये उन्होंने जानबूझ के किया, नामजून उसे के बेटे को अपनी प्रॉपर्टी का आधा शेयर्स दे दे, इसलिए ये उन लोगों की चाल थी। जिन यही सोच के तयांग से नफरत करती थी और हमेशा उसके मन में यह विचार चलते थे कि कहीं नामजून अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा तयांग को ना दे दे, इसलिए वो जल्द से जल्द तयांग को अपने घर से बाहर करना चाहती थी। तो चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तयांग उदास होके फिर से अपने काम के लिए बाहर चला जाता है। एक्चुअली तयांग अपने मामा से अपने ज़रूरत के लिए कुछ भी नहीं मांगता, वो अपने बलबूते पे कमाता है, इसलिए वो एक शॉप में काम करता है। नामजून ने उसे कई बार मना किया है, बट वो नहीं चाहता था कि उसकी मामी मतलब जिनको कोई भी तकलीफ़ हो और वो उस पर गुस्सा करे, तो इसलिए वो अपने लिए खुद कमाता था। तो वो फिर से अपने काम के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे वही पप्पी मिलता है, वो वहीं उसकी जैकेट ओढ़े सो रहा था, तो वो उसे देखते हुए अपने काम के लिए चला जाता है। जब वो शाम को वापस आता है तो वो पप्पी वहीं बैठा होता है। तयांग सोचता है, मैंने इसे सुबह भी यहीं देखा था और रात को भी, इसने कुछ खाया भी है या नहीं। तयांग अपनी लंच बॉक्स को बाहर निकालता है और उसे देखता है और कहता है, वो ये तो अच्छा है कि मैंने अपना लंच नहीं किया, चलो मैं इसे ही दे देता हूँ। और वो उस पप्पी के पास जाता है और उसके सामने अपना लंच बॉक्स खोल के रख देता है और फिर उस पप्पी के सिर पे अपने हैंड फिराने लगता है, जिससे वो पप्पी अपनी आँखें खोलता है और अपने आगे खाना देख के उस खाने को खाने लगता है। ऐसा लग रहा था वो पप्पी मानो कितना भूखा हो और वो जल्दी जल्दी
उसका सारा लंच बॉक्स फिनिश कर देता है। त्योंग ये देख के खुश होता है और उस पपी को सहलाने लगता है और फिर उस पपी से कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारी भी मेरे जैसी हालत है। तुम्हारा भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं, पर आज से हम दोनों एक दूसरे के हैं। फिर त्योंग कहता है, मुझे तो नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है, बट मैं तुम्हें आज से न्यूटन बुलाऊंगा। क्या तुम्हें ये नाम अच्छा लगा? पप्पी अपनी पूंछ हिलाता है और त्योंग के हाथ को चाटने लगता है। त्योंग खुशी से कहता है, तो अच्छा, तुम्हें ये नाम बहुत पसंद आया, तो आज से तुम हो न्यूटन और तुम आज से मेरे फ्रेंड हो। हम लोग यहीं मिलेंगे। तो चलो अब मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने घर चलता हूँ। त्योंग उसे बाय कह के अपने घर के लिए वापस आ जाता है। त्योंग फिर से त्योंग के साथ वही सब होता है। वो उसके साथ रोजाना का हो गया था। किसी न किसी बात पे जिन त्योंग को हमेशा सुनाती थी। त्योंग फिर से अपने कमरे में जाता है और अपने मॉम डैड को याद करता है और फिर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग त्योंग उठता है और अपने काम के लिए चला जाता है। जिन हॉल में बैठ के टीवी देख रही थी और नामजून भी ऑफिस चला गया था। तभी की डोरबेल बजती है। जिन उठती है और कहती है, कोई ठीक से आराम भी नहीं करने देता, और गुस्से में जाके डोर को ओपन करती है। वो बाहर देखती है और कहती है, तुम इतने सालों बाद, और उस पर्सन को हक कर लेती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अच्छा आखिर मैं तुझे याद तो हूँ। तो जिन कहती है, ऐसे कैसे तुझे भूल जाती, तू ही तो मेरी एक लौती दोस्त है, और फिर से उसे हक कर लेती है। वो कहती है, ठीक है, अब अंदर भी तो चल, क्या मुझे दरवाजे पे ही खड़ा रखेगी? जिन कहती है, अरे मैंने कहाँ तुझे रोका, चल। वैसे आयु इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? जिन कहती है, आयु कहती है, हाँ यार, मैं ना अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। 2-3 रिश्ते बुसान के थे, तुझे तो पता ही है, मैं तो सियोल में रहती हूँ, इसीलिए मेरा तुझसे मिलना नहीं हो पाया। मैंने सोचा उनसे भी बात कर लूँगी और साथ में तुमसे भी मिलना हो जाएगा। उन्हीं के यहाँ से बस तेरे पास आ गई। जिन कहती है, तो क्या तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया? आयु कहती है, और क्या? जिन कहती है, क्या तुझे कोई रिश्ता पसंद आया? आयु कहती है, नहीं यार, जैसा रिश्ता मैं चाहती हूँ वैसा मुझे कोई मिल ही नहीं रहा। जिन कहती है, कैसा रिश्ता चाहती है? यार तू तो जानती है कि मेरा एक लौता बेटा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कोई ऐसा हस्बैंड लाऊं जो कि वो मेरा घर जमाई बन के रहे और मेरी बात माने। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई पसंद आए। तुझे तो पता ही है कि मैं किसी पे बिलीव नहीं करती, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ऐसा एक बॉय ढूंढूं जो कि मेरे कहने पे चले। और इसी तलाश में मैं 2 साल से घूम रही हूँ। जिन उसकी बातें सुन रही होती है। तभी आयु कहती है, वैसे तेरा भी तो एक बेटा है ना, जिमिन? जिन कहती है, हाँ, वो सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। आयु कहती है, सियोल? तो तूने उसे मेरे यहाँ क्यों नहीं भेजा? जिन कहती है, तू तो नामजून को जानती ही है, अगर उसे पता लगता कि मैं तेरे जहाँ उसे ठहरा रही हूँ तो वो उसे सियोल कभी नहीं भेजते। वो तू तो जानती है उनकी सोच, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। तो आयु कहती है, हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ जीजा जी को। अगर वो मेरे यहाँ रहता तो मैं भी उसे मिल पाती। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मिलना होगा ही। फिर आयु कहती है, चल यार, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे और भी रिश्ते ढूंढने हैं। काश कि मुझे ऐसा कोई मिल जाए। ये कह के आयु उठती है और वहाँ से जाने लगती है। तब नामजून आ जाता है। नामजून आयु को देखता है। आयु बोलती, जीजा जी आप कैसे हो, ठीक हो ना? नामजून कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम यहाँ कैसे? फिर आयु अपनी सारी बात नामजून को बताने लगती है। तभी जिन के मन में एक आइडिया आता है। जिन सोचती है, ये जैसा लड़का ढूंढ रही है वैसा तो त्योंग है। अगर त्योंग की शादी इसके बेटे से हो जाए, त्योंग से मेरा पीछा भी छूट जाएगा, त्योंग मेरी लाइफ से चला जाएगा। ये अच्छा मौका है जिन,
मुझे आयु से बात करनी होगी। नामजून जिन से कहता है, जिन तुम अपनी सहेली से बात करो, मुझे काम है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और ये कह के नामजून वहाँ से चला जाता है। तभी आयु भी जाने लगती है। तभी जिन उसे रोकती है और कहती है, आयु रुको, मेरी नज़र में ऐसा एक लड़का है जो कि तुम्हारे ही कहने पे चलेगा और तुम जो कहोगी वही करेगा। क्या तुम्हारी नज़र में? मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा बेटा जिमिन बहुत शरारती है और वो अपनी मर्जी चलाता है। जिन कहती है, मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रही। आयु कहती है, तो कौन है वो? जिन कहती है, वो नामजून की बहन का बेटा तयोंग। आयु कहती है, तयोंग? जिन उसे सारी बात बताती है। आयु कहती है, अच्छा, तो क्या वो इस रिश्ते के लिए तैयार होगा? जिन कहती है, वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू ये बता कि तू रेडी है या नहीं। आयु कहती है, मेरे लिए इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? तूने जितना कुछ उसके बारे में बताया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था जो कि मेरी हर बात माने और मुझसे डरे। तो मैं रेडी हूँ। जिन खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करती हैं और आयु वहाँ से जाने लगती है और जिन से कहती है, तू रेडी रहना, 2 दिन बाद मैं वापस आऊँगी, मुझे उसे देखना है। जिन कहती है, ठीक है, मैं उसे रेडी कर लूँगी। फिर आयु वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद तयोंग घर वापस आता है और वो जाके अपने कमरे में सो जाता है। और सुबह तयोंग की जब आंखें खुलती हैं, नीचे से लड़ाई की आवाज़ आ रही होती है। तभी वो नीचे जाके देखता है तो जिन और नामजून लड़ रहे होते हैं। जिन नामजून से कह रही होती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? इतना अच्छा रिश्ता तयोंग के लिए दोबारा नहीं आएगा। मैंने उससे हाँ कह दिया है। वो कल तयोंग से मिलने के लिए आ रही है। तयोंग को दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। नामजून कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसमें तयोंग की मर्जी होगी, वो कहाँ शादी करना चाहे और कहाँ नहीं, इसे तुम नहीं डिसाइड करोगी। यह उसकी लाइफ है, उसको अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का पूरा हक है। ये हक मैं किसी को नहीं छीनने दूंगा उससे। तुम मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते। मैं क्या तयोंग की लाइफ को ख़राब करना चाहती हूँ? हाँ, तुम आज तक हमेशा मेरे हर बात के खिलाफ खड़े रहे हो। तुमने कोई भी बात मेरी नहीं मानी। तुम चाहते क्या हो? मैं चली जाऊँ इस घर को छोड़ के? मैं चली जाऊँगी अपने बेटे को लेके यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे लिए तो बस तयोंग ही इम्पोर्टेंट है और कोई भी नहीं। तुम्हारे लिए मेरी थोड़ी सी, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी थोड़ी सी भी जगह नहीं है। तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते और ना ही अपने बेटे से। हमेशा बस तयोंग तयोंग तयोंग, हमेशा बस तयोंग। तयोंग नीचे आता है, नामजून के पास जाता है और कहता है, मामा क्या हुआ? मामी इतनी गुस्से क्यों हो रही हैं? वो बताइए, आपने क्या कहा उनसे? नामजून कहता है, कोई बात नहीं हुई तयोंग, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी मामी को तो तुम जानते ही हो, वो हमेशा ही ऐसा ही नौटंकी करती रहती है। जिन कहती है, हाँ हाँ कह दो, और भी सर पे चढ़ा लो इसे। तुम्हें तो मेरी हर बात नौटंकी ही लगती है ना? तुम्हें मेरी कोई बात माननी नहीं है ना? हमेशा से तुम्हें बस तयोंग बारे में ही सोचना है। तुम्हें अपने बेटे के बारे में कभी नहीं सोचना। हमेशा तयोंग ही तयोंग। तयोंग नामजून से कहता है, प्लीज़ मामा मुझे बताइए क्या बात है? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, पहले आप मुझे बताओ क्या हुआ। नामजून कहता है, तुम तो अपनी मामी को जानती हो, फिर से तुम्हारे लिए कोई नया रिश्ता लेके आई है अपनी फ्रेंड के बेटे का। मैं उसकी फ्रेंड को अच्छे से जानता हूँ, वो कैसी है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे घर में तुम्हारी शादी हो। तभी जिन कहती है, हाँ कैसी है वो? मैं तो तयोंग की भलाई चाहती हूँ। ये भी बता दो कि वो कितनी अमीर है, कितनी सारी कंपनियां उसके नाम से चल रही हैं। उसका एक लौटा बेटा है जिसके लिए वो रिश्ता लेके आई थी और मैंने उससे अपने बेटे के बारे में ना सोचा और मैंने उसको तयोंग के बारे में बताया और वो मेरे एक बार कहने में ही मान गई और मैंने उससे हाँ भी कर दिया। और तुम्हारे मामा ने मुझे मना कर दिया कि मुझे तुम्हारी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है। नामजून कहता है, तुम्हारी लाइफ है और इसका डिसीजन तुम ही लोगे। तयोंग कहता है, अगर
मामा मुझे ही डिसीजन लेना है तो मैं रेडी हूँ इस शादी के लिए। नामजुन तेओंग की तरफ देखता है और कहता है बेटा तुम्हें उसकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा। जिन उठती है और कहती है चुप करो तुम, तेओंग रेडी है तो तुम क्यों मना कर रहे हो, अगर वो इस शादी से खुश है तो क्यों तुम मना कर रहे हो। और तेओंग को हक कर लेती है। तेओंग को पहली बार उसकी मामी ने ऐसे हक किया था। ये देख के तेओंग को बहुत खुशी हो रही थी और तेओंग अपने मामा से कहता है मामा मैं रेडी हूँ, मुझे मेरे लिए जो मामी ने सोचा है अच्छा ही सोचा होगा, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नामजुन कहता है क्या तुम ये अपने मन से कह रहे हो या फिर अपनी मामी के डर से। घूरते हुए नामजुन को देखती है। तेओंग कहता है नहीं मामा जी, मैं अपने पूरे दिल से कह रहा हूँ कि मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। नामजुन कहता है ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो, और वहाँ से चला जाता है। जिन उसे कस के हक करते हुए कहती है थैंक यू तेओंग, थैंक यू, तुमने मेरे सर से एक बोझ हल्का कर दिया, मैंने उसे हाँ कर दिया था, अगर तुम हाँ नहीं करते तो मैं उसे क्या मुंह दिखाती। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। तेओंग अब बस यही सोच में था, उसने जल्दबाजी में हाँ तो कर दिया, बस वो अंदर ही अंदर घबरा रहा था। वो सोच रहा था वो लोग कैसे होंगे, मैंने हाँ तो कर दिया पर मुझे अब डर लग रहा है, पर मामी की खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मामी ने मुझे खुद हक किया है, मैं आज तक उनके इस प्यार के लिए तरसता रहा। अगर मुझे पता होता कि मेरे एक सेक्रीफाइस से वो इतना बदल जाएंगी तो मैं ये सेक्रीफाइस कब का कर देता। तारों को देखते हुए कहने लगता है काश मॉम डैड आप यहाँ होते, आज ऐसा पहली बार हुआ कि मामी ने खुद मुझे हक किया, काश कि आप भी मेरे साथ होते। फिर तेओंग जाके सो जाता है। सॉरी यार भी फ्रेंड, ये स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए मैं इसका एक और पार्ट लाऊंगी, उसमें वो इसका लास्ट पार्ट होगा, तो आप उसका वेट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा और ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।